बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द जियो पॉलिटिक्स चेस पे एक भूचाल आया हुआ है। जब से भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, अजीबो गरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। पहले कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान किसी भी लिहाज से अमेरिका की तरजीहात में नहीं है। फिर हमने देखा कि अमेरिका मैदान में आया और उसके बाद फिर फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ की जाने लगी। ऐसे में ही एक ख़बर आई कि ये जो इसराइल और ईरान का सीज़ फायर था, इसके पीछे वर्दी थी। और उसके साथ ही खबर आती है कि पाकिस्तान ने चीन से J-35 लेने से इनकार कर दिया है। ना सिर्फ ये खबर आई, बल्कि ये खबर भी आई कि F-16 की किट लेने जा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के एयर चीफ ने अमेरिका का दौरा किया। और ऐसे में ही ख्वाजा आसिफ का उसी दौरान ये बयान आना कि पाकिस्तान J-35 नहीं ले रहा, सबको वर्ता हैरत में डाल गया। ये आखिरकार क्या हो रहा है? एक तरफ भारत के डिप्टी आर्मी चीफ बयानात दे रहे हैं, दूसरी तरफ फील्ड मार्शल उसका जवाब दे रहे हैं, और जंगी तैयारों की एक दौड़ लगी हुई है। और उसके साथ साथ वो ख़तरनाक हथियार जिससे भारत कायल हो चुका है, और उसने कहा है कि हम पाकिस्तान के उस हथियार का मुकाबला करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। वो कौन सा हथियार है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो फाइटर जेट के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, अगर ये मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूंगा तो आपको सारी स्टोरी की समझ आ जाएगी। देखें, इस वक्त इंग्लैंड, जापान और इटली अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं एज विंग के नाम से। इसके साथ ही अगर चाइना की बात करें तो चाइना J-50 और J-36 6th फाइटर जेट जो है वो बना रहा है। और अगर अमेरिका की बात करें तो आपको पता है कि ट्रंप ने कह दिया है कि F-47 उनके दौरे इक़्तिदार में ही वो फील्ड के अंदर या हवाओं में परवास करने लगेगा। जबकि 5th फाइटर जेट के बारे में अगर हम बात करें तो एक तरफ भारत अपनी तैयारी कर रहा है एमका के नाम से, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि J-35 चाइना बना रहा है। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो उनका KF-21 के नाम से है, और अमेरिका का F-35 और तुर्की का खान। अब हम ये देख रहे हैं कि ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर जो वार के डायनामिक्स थे वो चेंज हो चुके हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आपका त्यारा और रेडार, जो कि दुश्मन को इससे पहले कि पता चले कि आप कहाँ हैं उसका पता चला के फायर कर दिया जाए वो मिसाइल, जो कि 400 से 800 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के त्यारे को गिराने की सलाहियत रखता है। अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं। पाकिस्तान ने चीन का PL-15 इस्तेमाल किया, और इस वक्त चीन PL-17 भी बना चुका है, और PL-21 के ऊपर भी काम चल रहा है। जबकि अमेरिका ने अपना अब इस बजट के अंदर एक फंड रखा है $670 मिलियन का, जिसके अंदर वो AIM-260 जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बनाने जा रहा है। अब इसमें हम ये देखें कि यूएस के पास तो ये वाला मिसाइल हो गया, अगर चाइना की बात करें तो उसके पास PL सीरीज़ हो गया, और रशिया की बात करें तो रशिया के पास पहले ही R-37M के नाम से एक मिसाइल है, जो कि 150 से 400 किलोमीटर तक मार करता है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि उनके पास बेहतरीन जंगी हिकमत अमली भी हो और बेहतरीन हथियार भी हो, क्योंकि ये भारत के मामले में साबित हो चुका है कि सिर्फ बेहतरीन हथियार से काम नहीं चलता, आपको मल्टी डोमेन सिस्टम के अंदर रह के बेहतरीन हिकमत अमली भी बनानी है। अब जो बात की जा रही है कि हमारे एयर चीफ वहाँ पे क्या करने गए थे, देखें जो F-16 किट है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जितने भी ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और दीगर हथियार हैं वो इस वक्त जो पुराने जहाज़ हैं उनके साथ इंटीग्रेट करना आसान है। अब हमने ये देखा कि जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो उन्होंने अपना त्यारा इस्तेमाल किया F-16I सूफा, जो कि एक स्पेशल वर्जन है, और जिसके अंदर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि खुद इसराइली टेक्नोलॉजीज़
اس کے ریڈار اور دیگر چیزیں استعمال ہوئی ہیں جس نے ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا۔ اب یہاں پہ پاکستان کی یہ خبر آنا کہ J-35 ہم نہیں لے رہے، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی حکمت عملی ہے۔ اگر پاکستان یہ کٹس لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کی 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی جو ضرورت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں اس پہ بات کریں اگر ہم تو اس کے اندر اگر ہم ریڈار اس کے اندر ہے، ایویونکس اس کے اندر ہے، وائپر اپ گریڈ کٹ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر ڈیٹا لنک بھی اپڈیٹڈ ہے، اس کے اندر الیکٹرانک وارفیئر اپڈیٹڈ ہے، اس کے اندر پریسیجن اٹیک اور گائیڈنس ویپنز کی جو صلاحیت ہے وہ بہت ہی بہتر طریقے سے ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ 10 سے 15 ملین ڈالر کے اندر آ جاتا ہے۔ اب یہ جو طیارہ ہے یہ ہم بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، ہم دیگر بارڈرز پہ دیگر دشمنوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں جس کا شاذ و نادر ہی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا کہ پہلے حکومت پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان HQ-19 جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ چائنا سے لینے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ 40 J-35 چائنا سے لینے جا رہے ہیں جو کہ اگست اور سپٹمبر میں جس کی ڈیلیوری ہو جائے گی، اور پاکستان کے پائلٹس وہاں پہ اس کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے اور اس خبر کے حوالے سے بھارت کے اندر بھی بہت زیادہ چرچا تھا، لیکن جب ہم نے عسکری ماہرین سے یہ بات کی کہ پاکستان J-35 کیوں نہیں لے رہا جبکہ دوسری طرف ہم خان کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ترکی کے ساتھ، اور پروجیکٹ عزم جو کہ پاکستان کا اپنا 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہوگا جس کو PF-X کا نام بھی دیا جا رہا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے؟ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو J-35 ہے، دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ایک ایئر شو ہوا تھا جس کے اندر یہ صلاحیت بتائی گئی تھی کہ کون کون سی چیزیں J-35 کی F-35 سے بہتر ہیں اور کون کون سی F-35 کی چیزیں J-35 سے بہتر ہیں۔ لیکن نہ تو یہ وار ٹیسٹڈ مشین ہے اور نہ ہی یہ اس نے ابھی تک اپنے جو ٹرائل کے ابتدائی مراحل ہیں ان کو طے کیا، تو اس کے پیچھے بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس لیے J-35 نہیں لے رہا۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف نے بیان دیا اور اس بیان کو بہت زیادہ بھارتی میڈیا کے اندر یوز کیا گیا کہ پاکستان کے خلاف بھارت کو 3 فرنٹ وار کی جو سامنا تھا، ایک طرف پاکستان تھا، بارڈر ایک تھا، دشمن 3 تھے، چائنا بھی وہاں پہ تھا، ترکی بھی وہاں پہ تھا، ترکی نے بے رختہ ڈرون دیا، چائنا نے اپنا ساری انفارمیشن دی۔ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت نے اپنی شرمندگی مٹانی ہے۔ وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان سے 4 گنا بڑا ملک، 1.5 ارب آبادی والا ملک کے اندر ایسے پائلٹ ہی نہیں ہے جو کہ پاکستان کا مقابلہ کر سکیں، اور نہ ہی وہ ملک جس کے پاس $500 بلین کے ریسورسز ہیں وہ ایک چھوٹے سے ملک سے مار کھا کے چلا گیا جس کو یہ بھکاری کہتے ہیں بھارت کے اندر۔ اب یہ ساری کی ساری شرمندگی مٹانے کے لیے انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ جناب DGMO جو ہیں انہوں نے یہ انفارمیشن دی پاکستان کے کہ آپ کے یہ ہتھیار اس وقت ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر انہوں نے یہ حرکت کی تو پاکستان کی طرف سے یہ جواب آ سکتا ہے۔ یہ جو لائیو ان پٹ اور انفارمیشن تھی اس نے بھارت کو ہلا کے رکھ دیا، اور جس کی وجہ سے ان کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو ان کا عزم تھا وہ ٹوٹ کے رہ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک وارفیئر کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں ترقی کرنے کی ضرورت ہے، امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور سیکیور سپلائی چین کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی پاکستان کی جو آئی تھی وہ ایک طرح سے ایگل آئی بنی ہوئی تھی اور تمام ہی حالات کے اوپر وہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت جو جدید دور ہے، جدید دور کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن کتنی ہے۔ انفارمیشن وار جو ہے وہ اس وقت جدید جنگی حکمت عملی کا ایک امپورٹنٹ جز بن چکا ہے۔ جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ جلدی فیصلے لے سکتا ہے اور درست فیصلے لے سکتا ہے، کیونکہ پورے کا پورا سسٹم اور پوری کی پوری صورتحال آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ جب آپ حقائق کی روشنی میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے غلط ہونے کے چانسز بہت ہی
कम होते हैं। अब ये जब बयान आया और उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ना सिर्फ शदीद बल्कि गहरा और इंतहाई तकलीफ दे होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फौजी अहदाफ को ये निशाना बनाने में नाकाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि ये जितनी भी ये इल्ज़ामबाजी है ये सारी की सारी स्ट्रेटेजिक दूर अंदेजी से नावाकफियत की वजह से हो रही है। और उन्होंने कहा कि ये जो बैरूनी हमायत का इल्ज़ाम है ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और हकाइक से दूर है। तो बेसिकली इस वक्त भारत जो है वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश कर रहा है। उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बता दे कि पाकिस्तान ने एक ही झटके में सैकड़ों इस्राएली ड्रोनों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने एक ही झटके के अंदर 4 राफेल उड़ा दिए, Su-30 उड़ा दिया, MiG-29 उड़ा दिया और आपको क्या क्या बताऊं कि क्या क्या उड़ाया और क्या क्या नहीं उड़ाया। तो अब ये सारी की सारी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए जाहिर सी बात है इस तरह की बातें तो करनी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये खौफनाक जंगी हथियार वो कौन सा जंगी हथियार था जिसका भारत के पास कोई तोड़ नहीं था। इसको कहा गया है C4ISR। देखिए ये इस वक्त जो ऑपरेशंस है उसकी बैकबोन कहलाया जाता है और इसके अंदर सबसे पहले मामलात को सेंस किया जाता है, फिर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे फैसला किया जाता है और फिर फैसले की बुनियाद पे एक्शन लिया जाता है। यानी कि कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन के ऊपर ये सारे का सारा सिस्टम मबनी होता है। और ये जो C4ISR है ये बेसिकली आउटकम है स्पेस की, साइबर वारफेयर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर की। और इस सब की रोशनी के अंदर मल्टी डोमेन सिस्टम जो है वो तैयार किया जाता है और उसके बाद तमाम चीज़ें स्क्रीनों पर आपके सामने होती हैं और आप फौरी तौर पे कोई भी फैसला लेने की पोजीशन में होते हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इस हवाले से खातिर ख्वाह काम कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फ़ौज को ये कहा जा सकता है कि दुनिया की जदीद तरीन जो फ़ौजें हैं उनमें से एक फ़ौज है। अच्छा, अब यहाँ पे भारत से भी रंग बिरंगी खबरें आ रही हैं। जो प्रवीण सुहाने हैं काफ़ी सेंसिबल एनालिस्ट हैं भारत के, वो आम तौर पे भारत की कमज़ोरियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त जो गेम है वो कोर कमांडर या इस तरह दीगर रैंक से निकल के बाहर जा चुकी है और अब ये बटनों की गेम हो चुकी है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की गेम हो चुकी है, अब ये इंफॉर्मेशन वारफेयर की जंग हो चुकी है। तो इसके अंदर अब तमाम ममालिक को अपनी अपनी हिकमत अमलियों को चेंज करना पड़ेगा। जबकि जो गौरव आर्य जैसे लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि देखें हमें कैसे 3 दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ा, हमारे साथ ये मसला था, हमारे साथ ये मसला था। वो अभी फ़िलहाल अपने मसले ही बता रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आप डिलीवर ना कर पाएँ तो फिर आपको मसले ही बताने पड़ते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।